Hello student, our today's topic is magnetic force between the two parallel current carrying conductor। तो आज का अपना जो टॉपिक है दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य बल। तो ये क्लास 12th के चैप्टर 7 का टॉपिक है। क्लास 12th के चैप्टर 7 का टॉपिक है। टॉपिक क्या है अपना? मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन two parallel current carrying conducting wire। बोले तो दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल। ओके, तो ये आज का अपना टॉपिक है। अपन ने कल वाले वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि भाई अगर एक कंडक्टिंग वायर है जिसको अपन ने अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया तो उस कंडक्टिंग वायर के ऊपर क्या लगेगा? एक मैग्नेटिक फोर्स वर्क करेगा। और वो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? Fm बराबर आई एल क्रॉस बी। Fm बराबर आई एल क्रॉस बी। Fm is equals to ILB sin theta, where L is the length of the conducting wire, B is the magnetic field, and theta is the angle between length and the magnetic field, and I is the current flowing in the conductor। जो I है वो धारा है इस तार में प्रवाहित होने वाली। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं कि भाई मान लो दो समांतर तार है, दो पैरेलल वायर है, एक वायर ये, एक वायर ये। इस वायर में वायर 1 में I1 करंट फ्लो कर रहा है, वायर 2 में I2 करंट फ्लो कर रहा है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? D। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? D है। और ये वायर इनफाइनाइट लेंथ के वायर है। ठीक है, अब इमेजिन करो कि एक वायर के कारण दूसरे वायर पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा? होगा। तो इस पहले वायर के कारण दूसरे वायर पर एक पॉइंट मान लो, इमेजिन कर लो P2, और इस वायर पर एक पॉइंट इमेजिन कर लो P1। लेट तो देखो अब तार एक में करंट कैसे फ्लो कर रही है? ऊपर की ओर। अगर करंट ऊपर की ओर फ्लो करेगी तो राइट हैंड रूल से इसको अपन किस प्रकार पकड़ेंगे? इस प्रकार पकड़ेंगे कि जो अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन में रहे, तो जो मुड़ी हुई उंगलियां है, जो बेंडिंग फिंगर्स है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? परपेंडिकुलर द प्लेन डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन डाउनवर्ड, मतलब तल के लंबवत अंदर की ओर। तो यहां पर आ गया मैग्नेटिक फील्ड, पहले कौन सा आएगा? क्रॉस B1। अब एक चीज ये समझ में आ गई कि भाई ये पहले वाले तार के कारण जब धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरे वाले तार पर स्थित किसी बिंदु पर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस तार के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन कि भाई इस करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो यहां पर क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर 2 due to magnetic field produced by the conductor 1, मतलब धारावाही चालक तार 2 पर चालक तार 1 के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल। तो यहां क्या लिखेंगे? चालक 2 पर चालक 1 के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 की वजह से चुंबकीय बल। क्लियर है? क्या होता है चुंबकीय बल का फॉर्मूला? F21, वहां से आई एल क्रॉस बी, तो आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी और साइन थीटा। अब देखो यहां पर देखते हैं कि ये मान लो कंडक्टिंग वायर अपन एल लेंथ का ले लेते हैं, तो अगर एल लेंथ का वायर है, ये एल लेंथ
का वायर, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड, तो ये और ये लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इनके बीच में थीटा कितना होगा भाई, कितना होगा, थीटा होगा 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1 आई एल बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू बेटा 1, तो ये हो जाता है फोर्स ऑन द कंडक्टर 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू आई एल बी, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन सबसे बड़ी बात बी कौन सा है, बी है कंडक्टर वायर 1 के कारण प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर क्या आएगा B1, यहां पर भी B1, यहां पर भी B1। क्लियर है। लेकिन किस कंडक्टिंग वायर के अंदर तुम फोर्स निकाल रहे हो 2 तो इसके अंदर करंट कौन सी फ्लो कर रही है I2, तो यहां पर क्या आ जाएगा I2। तो ये ध्यान रखना, फॉर्मूला क्या बन गया, फोर्स ऑन द कंडक्टर 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू I2L B1। अब ये B1, अब तुम्हें पता है कि किसी भी इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर से d डिस्टेंस पर प्लेस्ड किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था ये। तो प्रीवियस टॉपिक में क्या डिस्कस करा था कि अगर एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है जिसमें कोई करंट I फ्लो कर रही है, तो उससे d डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, ठीक है, तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d टेस्ला। क्लियर है। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P2 प्लेस्ड ऑन कंडक्टर 2 इज, तो B1 बराबर क्या आ जाएगा म्यू नॉट I, अब I अपॉन 2 पाई d, इक्वेशन नंबर 2। फोर्स है तो न्यूटन और मैग्नेटिक फील्ड है तो बेटा यूनिट टेस्ला। अब देखो यहां पर किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, पहले वाले वायर के कारण, पर पहले वाले वायर में करंट कौन सी फ्लो कर रही है I1, तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई d, ये इसका फॉर्मूला हो गया। लेकिन अपने को निकालना क्या भाई, फोर्स ऑन द कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1, तो यहां पर B1 की वैल्यू नहीं है लेकिन नीचे गिवन है, तो यहां से B1 की वैल्यू उठाते हैं और इक्वेशन 1 में चिपका देते हैं। तो पुट B1 इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 से वैल्यू, इक्वेशन 2 से वैल्यू उठाओ B1 की और इक्वेशन 1 में चिपकाओ, तो देखो क्या आ जाएगा, फोर्स ऑन द कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1 इज इक्वल टू I2L B1, तो I2L, अब B1 की वैल्यू क्या है यहां पर म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई d, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई d, यहां तक क्लियर। आगे तो फोर्स ऑन द कंडक्टर 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d इंटू L, ये आ गया फोर्स, इक्वेशन नंबर 3, यूनिट न्यूटन। अब देखो, अब अपन क्या निकालते हैं, फोर्स पर यूनिट ऑफ द लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज F, तो F21 बराबर फोर्स F21 अपॉन लेंथ, तो यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। क्लियर, पुट कर देते हैं वैल्यू उठा के यहां से, तो स्मॉल F21 बराबर म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d, क्योंकि L तो नीचे आ गया, तो ये आ गया फोर्स पर यूनिट ऑफ द लेंथ, पर किस पे, फोर्स पर यूनिट ऑफ द लेंथ ऑन द कंडक्टिंग वायर 2 ड्यू टू कंडक्टिंग वायर 1, चालक तार 2 पर चालक तार 1 के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला चुंबकीय बल होगा ये, तो यहां पर लिख सकते हैं अपन इक्वेशन नंबर 4, तो इक्वेशन 4 इज रिप्रेजेंटेड
मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1। समीकरण 4, चालक 1 के कारण चालक 2 पर चुंबकीय बल को निरूपित करता है। बोलो, यहां तक क्लियर है? अब देखो, ये तो आ गया कि इसके कारण इसके ऊपर फोर्स, पर भाई लगा किस डायरेक्शन में? अभी तक यहां पर अपन ने डायरेक्शन कहीं पर भी निकाली क्या? नहीं निकाली। जब डायरेक्शन ही डिटरमाइन नहीं करी, जबकि फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है भाई? वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो देखो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। अब इसमें करंट के ऊपर जाने के कारण, इसमें करंट के ऊपर जाने के कारण इस P2 पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वो अपने को मिल रहा है डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब तल के लंबवत अंदर की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड अर्थात चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, लेंथ ऊपर की ओर है। और मैग्नेटिक फोर्स की जब भी डायरेक्शन निकालते हैं अपन क्या निकालते हैं? आई एल क्रॉस बी। तो एल किधर है? ऊपर, बी किधर है? अंदर। एल क्रॉस बी, तो अंगूठा किधर रिप्रेजेंट कर रहा है? अंदर की ओर। तो इस वायर पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो अंदर की ओर लगेगा। तो फोर्स ऑन द कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1। सेम इसी तरीके से जब कंडक्टर वायर 2 में I2 करंट फ्लो करूंगा तो P1 पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। कितना होगा? B1 होगा। B1 होगा या B2 होगा? B2 होगा, ध्यान रखना, B2 होगा, जो कि P1 पर प्रोड्यूस होगा। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? करंट किधर फ्लो कर रही है बेटा? ऊपर। और अगर करंट ऊपर फ्लो कर रही है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड आ रहा नहीं आ रहा? तो मैं क्या बोलूंगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड, मतलब तल के लंबवत बाहर की ओर। और बाहर की ओर के लिए क्या लिखते हैं अपन? डॉट। तो डॉट लिख दिया। अब देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, लेकिन लेंथ किधर है? ऊपर की ओर है। अब देखो लेंथ ऊपर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, तो लेंथ L क्रॉस B, L क्रॉस B, उंगलियां B की ओर मुड़नी चाहिए। तो जो तुम्हारा अंगूठा होगा वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो लेंथ की डायरेक्शन में उंगली रख के किसकी ओर मोड़नी है? बी की ओर। बी किधर है बेटा? आउटवर्ड। तो आउटवर्ड बी की ओर मुड़ गई उंगलियां। तो अंगूठा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को। तो यहां मैग्नेटिक फोर्स आउटवर्ड आ रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर F12। तो यहां से मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि भाई जो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1 और मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2 दोनों डायरेक्शन में एक दूसरे की क्या है? अपोजिट है। कि अगर एक इनवर्ड अंदर की ओर धक्का दे रहा है तो एक बाहर की ओर धक्का दे रहा है। तो अब यहां पर अपन ने अभी तक क्या निकाला है? फोर्स ऑन द कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1। सेम दैट वे ये पूरा प्रोसेस होगा। पर अब की बार क्या हो जाएगा? द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर 1 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द कंडक्टर 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा? F12 बराबर I1 L B2 sin 90। sin 90 की वैल्यू फिर 1, तो I1 L B2। तो यहां पर हो जाएगा F12 बराबर I1 L B2। तो सेम इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P1, ठीक है, प्लेस्ड ऑन द कंडक्टर 1 इज, तो B2 बराबर म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी। सेम तरीके से B2 की वैल्यू उठाएंगे और इक्वेशन 1 डेज में रख देंगे। तो यहां से आ जाएगा फोर्स ऑन द कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2 म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। तो क्या होगा आगे कि सेम दैट वे मैग्नेटिक फोर्स on conductor 1 due to conductor 2, तो F12 बराबर म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू L। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 न्यूटन। सेम द फोर्स पर यूनिट ऑफ द लेंथ, फोर्स पर यूनिट ऑफ द लेंथ, एकांक लंबाई पर
एकांक लंबाई पर कार्यरत चुंबकीय बल, कार्यरत चुंबकीय बल। तो F12 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, कैपिटल F12 अपॉन L। और यहाँ से अगर मैं इसको L को क्या कर देता हूँ, नीचे भेज देता हूँ, तो यहाँ वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी बेटा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d। दैट इज द इक्वेशन नंबर 6 न्यूटन पर मीटर। और दोनों चीज़ों से यहाँ से तो मेरे को ये पता लग रहा है कि भाई फोर्स ऑफ 21 और फोर्स ऑफ 12 दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है। और यहाँ से क्या पता चल रहा है, राइट हैंड रूल से ये पता चल रहा है कि इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3 and 5 shows magnitude of F12 and F21 vector are equal, and according to right hand rule, right hand palm rule, the direction is opposite, डायरेक्शन इज अपोजिट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं F12 वेक्टर बराबर माइनस का F21। तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट डायरेक्शन क्या इन दोनों की, अपोजिट है। सो दैट फोर्स ओबे। और भाई किसको ओबे करेंगे, सोचो, एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। किस चीज को शो करता है, याद है कभी 11th क्लास में कभी पढ़ा, ये होता है न्यूटन की गति का तृतीय नियम, थर्ड लॉज ऑफ न्यूटन मोशन। तो तीसरा कौन सा, एक्शन रिएक्शन फोर्स। एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहीं पर भी तो मैं क्या बोल सकता हूं, सो दैट फोर्स ओबे द एक्शन रिएक्शन लॉ बाय न्यूटन। तो इससे यह पता चलता है कि अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में रखे हैं, मैं वापस बोल रहा हूं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में रखे हैं, तो उनके बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, उन दोनों के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है भाई। वो मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है। अगर 10 न्यूटन का ये लगाएगा तो ये भी कम नहीं बैठेगा, ये भी 10 न्यूटन का ही लगाएगा। लेकिन अगर ये 10 न्यूटन का अपवर्ड लगा रहा है तो ये 10 न्यूटन का डाउनवर्ड लगाएगा। मतलब इन दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, एक दूसरे के अपोजिट रहेगी, बट मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर, जो 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल रहता है, जबकि डायरेक्शन क्या रहती है, इसकी अपोजिट रहती है। तो यहां तक ये टॉपिक अपना कंप्लीट है। लेकिन फिर भी एक तुम्हारा इसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है, वो 11th क्लास में भी पूछा जाता है और 12th क्लास में भी पूछा जाता है। बोला जाता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। अब एम्पियर क्या होता है, करंट की यूनिट होती है भाई। लेकिन 1 एम्पियर की डेफिनेशन कैसे दोगे तुम, शायद हो सकता है 1 एम्पियर की नॉर्मली मैंने बच्चों को देखा है कि सर I बराबर Q अपॉन T, मतलब द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो अगर Q 1 कूलम है, T 1 सेकेंड है, तो I भी कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये गलत है, ये सही है, करेक्ट है ये। लेकिन ये इंटरनेशनल डेफिनेशन नहीं है, ये केवल नॉर्मल डेफिनेशन है। तो अभी बात करते हैं इंटरनेशनल डेफिनेशन की। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हाँ, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अपना जो अगला टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। अपना इसी का सब टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की डेफिनेशन बात करते हैं, मतलब 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर की परिभाषा बोले तो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है भाई, कैसे होगी देखते हैं। देखो यार, फॉर्मूला वही उठा देंगे, फोर्स तो म्यू नॉट I1 I2 स्मॉल f की बात करते हैं अपॉन 2 पाई d। तो द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट ऑफ द लेंथ यही मिलता
दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर में। द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट ऑफ द लेंथ, एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। अब यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं कि इफ़, यदि I1 और I2 बराबर है, मतलब दोनों चालक तारों में, दोनों कंडक्टिंग वायर में सेम करंट फ्लो कर रही है और सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है भाई। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर रख दी। दोनों तारों के बीच की डिस्टेंस कितनी रख दी? 1 मीटर रख दी। और इनके बीच में जो फोर्स पर यूनिट ऑफ द लेंथ है वो कितना लगा दिया? 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। बीच का फोर्स कितना लगाया? 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। तो देन तो देखो इसके अंदर अरेंज करते हैं। फोर्स अपने को पता है 2 × 10⁻⁷। म्यू नॉट की वैल्यू होती है बेटा, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁷। ये म्यू नॉट कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है। इंटू I1 और I2 कॉन्स्टेंट है तो I² बोल सकता हूँ, क्योंकि I1 को भी I और I2 को भी I। अब नीचे क्या आ जाता है? 2 पाई इंटू डी कितना है? 1। डी कितना है? 1 मीटर। अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट करो। पाई ने पाई को मारा, 2 4 से गया 2 टाइम्स, 2 से 2 गया 10⁻⁻7 से 10⁻⁻7 गया, बचा कितना? 1 बराबर I²। दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, या मैं बोल सकता हूँ इसको I² बराबर 1। तो दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो I बराबर क्या आ जाएगा? 1 एम्पियर। तो यहाँ से 1 एम्पियर निकल के आ जाता। तो 1 एम्पियर की परिभाषा हुई क्या कि अगर दो समान धारावाही चालक तारों के मध्य, दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य की दूरी 1 मीटर हो, मध्य की दूरी 1 मीटर हो और उनकी प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर हो, तो उनमें प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। मैं वापस बोल रहा हूं, if the two parallel current carrying conducting wire are placed at 1 meter and the current flowing in the conductor is same and the same direction, so the magnetic force per unit of the length is 2 × 10⁻⁷ Newton per meter, then the current flow in the both of the wire is 1 ampere। इसको रटने की जरूरत नहीं है तुम्हें, सिंपल ये फिनोमेना याद रखो। देखो, अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, उसमें सेम करंट फ्लो कर रही है और दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है और दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स पर यूनिट ऑफ द लेंथ है वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर है, तो उन कंडक्टिंग वायर में फ्लो होने वाली करंट 1 एम्पियर होगी। तो यहां से 1 एम्पियर की डेफिनेशन मिली कि नहीं मिली? क्लियर है सबको? तो ये आज का अपना टॉपिक खत्म, ठीक है? ओके, थैंक यू।